सभी बच्चों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। बच्चों, आज की हिंदी की कक्षा 6 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एक नए पाठ को पढ़ने के लिए उत्साहित भी होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे अपनी पाठ्य पुस्तक मंजरी का पाठ 9, जिसका शीर्षक है हिंद महासागर में छोटा सा हिंदुस्तान। इस पाठ के रचनाकार हैं श्री रामधारी सिंह दिनकर। बच्चों, अभी तक हमने कहानियाँ पढ़ी, कविताएं पढ़ी और निबंध भी पढ़ा और उसके बारे में जानकारी ली, लेकिन आज हम एक गद्य साहित्य की नई विधा के बारे में जानेंगे, जिसका नाम है यात्रा वृतांत। गद्य साहित्य की यह एक नई विधा है जो रेखा चित्र और संस्मरण से मिलती जुलती है। इसमें लेखक अपनी किसी यात्रा का इतना रोचक और सजीव वर्णन करते हैं कि पाठक को उसे पढ़कर उस दृश्य को देखने का मन लालायित हो उठता है। पाठक उससे अलग अलग तरह की जानकारियां भी लेता है और उसे पढ़कर रोमांचित हो उठता है। उस जगह के प्राकृतिक सौंदर्य, वहाँ की सामाजिक संरचना, उस जगह का रहन सहन, वहाँ की संस्कृति, भाषा, बोली, सभी चीज़ों को लेखक अपने साहित्य में स्थान देता है। यात्रा वृतांत को पढ़कर पाठक को बहुत सी जानकारियाँ मिलती हैं। बच्चों, आप सब लोग भी अपनी गर्मी की छुट्टियों में यात्रा तो जरूर करते हैं ना। कोई अपने नाना नानी के यहाँ जाता है तो कोई अपनी बुआ के यहाँ जाता है, कोई मेला देखने जाता है तो कोई शादी विवाह में जाता है। मनुष्य का स्वभाव ही घुमक्कड़ी है। मनुष्य प्रकृति और सौंदर्य का प्रेमी है। वह कुछ लोग पर्यटन स्थान पर जाते हैं, कुछ लोग तीर्थ स्थान पर जाते हैं, लेकिन यात्रा हम सब अपने जीवन में जरूर करते हैं। कुछ लोग यात्रा करते हैं तो वहाँ जाते हैं, मौज मस्ती करते हैं, फोटो खिंचवाते हैं और लौट आते हैं। लेकिन वहीं कुछ लोग यात्रा करते हैं तो उस जगह की एक एक चीज की विस्तार पूर्वक जानकारी एकत्र करते हैं, फोटो खींचते हैं और फिर लौट करके उसे लिपिबद्ध कर देते हैं, यानी कि एक लेख का रूप दे देते हैं, जिसे कि हम यात्रा वृतांत कहते हैं। तो बच्चों, आज हम भी अपने लेखक के साथ एक लंबी हवाई यात्रा करने जा रहे हैं। हवाई यात्रा क्यों कर रहे हैं जानते हैं आप लोग? क्योंकि लेखक जिस देश की यात्रा कर रहे हैं वह हिंद महासागर में बसा एक छोटा सा द्वीप है। और आप लोग तो जानते हो कि द्वीप यानी चारों तरफ जो जल से घिरा हुआ हो। तो द्वीप पर जाने के दो ही रास्ते हैं, या तो जल मार्ग से हम जाएं या फिर वायु मार्ग से जाएं। तो लेखक इस देश की यात्रा वायु मार्ग से कर रहे हैं। हिंद महासागर, आप जानते हो, महासागरों के बारे में आपने अपने भूगोल विषय में पढ़ा है कि हिंद महासागर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है और पूरी धरती का 20% जल इस महासागर में समाहित है। तो आइए अब हम लेखक के साथ उस द्वीप की यात्रा करें। अब आप लोगों को ये भी जानने की उत्सुकता होगी कि वह देश कौन सा है। तो मैं आपको बता दूं कि वह देश जिसका नाम है मॉरिशस। इस पाठ में लेखक ने मॉरिशस के प्राकृतिक सौंदर्य और वहाँ की भारतीय संस्कृति का बड़ा रोचक वर्णन किया है। तो पाठ को पढ़ने से पहले हम अपने लेखक श्री रामधारी सिंह दिनकर के बारे में जानते हैं। श्री रामधारी सिंह दिनकर का जन्म सन 1908 में सिमरिया जिला मुंगेर बिहार में हुआ था। राष्ट्रीय धारा के कवियों में इनका महत्वपूर्ण स्थान है। प्रगतिशीलता और विचारों की गहराई इनके लेखन की विशेषता है। इनको पद्य और गद्य दोनों रचनाओं में यश प्राप्त है। कुरुक्षेत्र, रेणुका, हुंकार, सामधेनी,
रश्मि रथी, उर्वशी इनकी कविता की पुस्तकें हैं। संस्कृति के 4 अध्याय, मिट्टी की ओर, काव्य की भूमिका इनकी गद्य की रचनाएं हैं। सन 1974 में श्री दिनकर जी का निधन हो गया। आइए अब हम उस देश की स्थिति को भी जानें जिसकी हम यात्रा करने जा रहे हैं। देखिए, ये चित्र है संसार का। आपने अपने भूगोल विषय को पढ़ते समय इस मानचित्र को जरूर देखा होगा। आपके विद्यालय में भी ये मानचित्र जरूर होगा। तो देखिए, इस मानचित्र में ये सबसे बड़ा द्वीप है एशिया महाद्वीप, जहाँ पर कि हमारा देश भारत है। और भारत से लेखक ने यात्रा शुरू की। और ये देखिए, यहाँ है मॉरिशस, जो कि अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिणी पूर्वी तट पर लगभग 900 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो आपने विश्व के पटल पर मॉरिशस की स्थिति को जान लिया कि यहाँ पर मॉरिशस स्थित है। अब चलिए हम पाठ में आए कुछ कठिन शब्दों के अर्थ भी जान लें, जिससे कि पाठ को समझने में हमें आसानी होगी, सुविधा होगी। तो चलिए शब्दों के अर्थ जानते हैं। पहला शब्द है दृष्टिपात। दृष्टिपात का अर्थ है देखना। तुच्छाति तुच्छ यानी छोटे से छोटा। निरापद का अर्थ है आपत्ति से रहित या सुरक्षित। अगला शब्द है बाजबाज। बाजबाज का अर्थ है कोई कोई। प्राणवत्ता यानी शक्ति संपन्न या जीवंत। क्रिस्तान यानी ईसाई धर्म को मानने वाले लोग। एकांतिक जिसका अर्थ है एकनिष्ठ। पुण्यधाम का अर्थ है पवित्र स्थान। कांवर जिसका अर्थ है बहंगी, जो कि एक बांस की होती है जिसके दोनों तरफ हम वजन रखते हैं या भार रखते हैं, उसको हम बहंगी या कांवर कहते हैं। सुरम्य यानी अत्यंत मनोहर। और आखिरी शब्द है वयस्क, जिसका अर्थ है बालिग या 18 वर्ष से ऊपर के लोग। तो कठिन शब्दों के अर्थ जानने के बाद हम अपना पाठ अब पढ़ेंगे। हिंद महासागर में छोटा सा हिंदुस्तान। मॉरिशस वह देश है जहाँ की हर हिस्सा, जहाँ का हर भाग समुद्र से 15 मील से अधिक दूर नहीं है। मॉरिशस वह देश है जहाँ की 67% आबादी भारतीय मूल की है। मॉरिशस वह देश है जहाँ की गलियों के नाम कलकत्ता यानी कोलकाता, मद्रास यानी चेन्नई, बम्बई यानी मुंबई और हैदराबाद है। और वहाँ के एक मोहल्ले का नाम तो पूरा काशी है। वहाँ बनारस है और ब्रह्मस्थान भी है। लेखक ने अपनी यात्रा 15 जुलाई को दिल्ली से आरंभ की, 16 को मुंबई से और 17 को नैरोबी से मॉरिशस के लिए रवाना हुए। लेखक को मॉरिशस में 1 रात और 2 दिन रहने का मौका मिला। तो लेखक ने मॉरिशस के अफ्रीकियों और भारतीयों से मिलने से पहले नैरोबी के शेरों को देखने का भी प्रलोभन यानी लालच लेखक के मन में जाग गया। और उन्होंने उच्चायुक्त श्री भाटिया जी के साथ नैरोबी के जंगलों को देखना उचित समझा। वह उच्चायुक्त भाटिया जी के साथ नैरोबी के नेशनल पार्क में पहुंचे। नैरोबी का नेशनल पार्क चिड़ियाघर नहीं है, वह एक शहर से दूर बसा बहुत बड़ा जंगल है। लेखक वहां कई किलोमीटर तक चलते रहे, लेकिन उन्हें कहीं भी शेर दिखाई नहीं दिए। उस जंगल में पेड़ कम, हरी भरी घास ज़्यादा थी और लंबी लंबी सुंदर सड़कें बिछी हुई थी, जिस पर पर्यटकों की गाड़ियां यानी घूमने वाले लोगों की गाड़ियां घूमती रहती थीं। कुछ दूर 10-15 मील घूमने के बाद लेखक को एक जगह सिंहों का बैठा हुआ समूह दिखाई दिया। सिंह वहां पर आराम फरमा रहे थे और 10-12 गाड़ियां उन्हें घेरे हुए खड़ी थीं। लेकिन सिंह अपने आप में इतने व्यस्त थे कि उन्हें देखने कौन आया है, उनको देखना भी उन्होंने जरूरी नहीं समझा। सिंहों की नज़र में देखने वाले लोग तुच्छाति तुच्छ यानी बहुत ही क्षुद्र माने गए। वहां पर लेखक ने आधा घंटा समय व्यतीत किया
और कुछ 1 मील की दूरी पर उन्हें हिरणों का समूह दिखाई दिया। हिरणों के समूह में एक जिराफ भी था। 2 सिंह अपने स्थान से उठे और उन्होंने हिरणों की तरफ जाना शुरू किया। एक सिंह बैठ गया, लेकिन दूसरा सिंह घास में छिपते छिपाते हिरणों की तरफ चल पड़ा। हिरणों को भी सिंहों की आहट हो गई थी और वे अपने झुंड में ही खड़े रहे। हिरणों के साथ सिंहों ने क्या किया, उसके बाद क्या घटना घटी, यह जानने की लेखक को बहुत इच्छा थी, लेकिन समय चूंकि 6 से अधिक हो गया था, इसलिए अगले दिन जहाज पकड़नी थी और 7 बजे नेशनल पार्क का फाटक भी बंद हो जाता है। लेखक ने वहां से निकलकर मॉरिशस की यात्रा प्रारंभ की। लेखक 5 बजे चलकर 10 बजे रात्रि के मॉरिशस पहुंचे। मॉरिशस में रात्रि का समय था, बरसात हो रही थी, लेकिन हवाई अड्डे पर लोगों का हुजूम देखकर लेखक को यह समझते देर नहीं लगी कि छोटे पैमाने पर यह भारत ही है। और लेखक बताते हैं कि वहाँ भारतीय संस्कृति बहुत रची बसी है। मॉरिशस में रहने वाले अधिकांश लोग उत्तर प्रदेश और बिहार के हैं। वहाँ हिंदी का व्यापक प्रचार प्रसार है। वहाँ की राज्य भाषा अंग्रेजी है, किंतु क्रेयोल वहाँ की बोलचाल की भाषा है, लेकिन दूसरी जनभाषा भोजपुरी को ही मानना पड़ेगा। वहाँ के बसे भारतीयों को एकजुट बांधने का काम हिंदी ही करती है और भारत के लोगों को मॉरिशस से बांधने का काम भी हिंदी कर रही है। तुलसीदास की रामचरितमानस वहाँ पर भारतीय संस्कृति की रक्षा का काम कर रही है। मॉरिशस एक कृषि प्रधान द्वीप है। यहाँ पर ईख की खेती होती है। ईख के व्यवसाय की सफलता का श्रेय भी भारतीय वंश के लोगों को जाता है। यहाँ का प्रमुख उद्योग चीनी उद्योग है। यहाँ के लोगों को क्रिस्तानियों ने ईसाई धर्म अपनाने के लिए बहुत प्रयास किया, लेकिन भारतीयों ने दंड तो सहे, लेकिन अपना धर्म नहीं छोड़ा और उन्होंने अपने धर्म का वहाँ पर इतना प्रचार प्रसार किया कि उस छोटे से द्वीप को एक छोटा हिंदुस्तान बना डाला। यह हम भारतीयों के लिए बहुत ही गर्व की बात है। हमारी संस्कृति कितनी प्राणवायु है, कितनी चिरायु है, इसका पता हमें अपने देश में रहकर नहीं चलता। जब लेखक मॉरिशस पहुंचते हैं तो उन्हें लगता है कि हमारी संस्कृति कितनी चिरायु और प्राणवती है। मॉरिशस में हर गांव में एक शिवालय होता है, यानी शिव जी का मंदिर होता है। वहाँ के मंदिरों में तुलसीदास जी की रामायण का ढोलक और झांझ पर गायन भी किया जाता है। लेखक बताते हैं कि वहाँ की मंदिर इतने स्वच्छ और सुरम्य हैं कि लेखक चाहते हैं कि हमारे देश में भी मंदिर और तीर्थ स्थान इसी तरह स्वच्छ और सुरम्य रहें। लेखक यहाँ पर स्वच्छता का संदेश देना चाहते हैं। मॉरिशस में एक परी तालाब है जो कि एक पिकनिक स्थल है, लेकिन मॉरिशस के हिंदुओं ने उसे पुण्य धाम बना दिया है। सावन मास की शिवरात्रि को लोग वहाँ कांवड़ लेकर जुलूस बनाकर जाते हैं और परी तालाब से जल लेकर अपने अपने गांव को लौटते हैं और शिव जी को जल चढ़ाकर अपने घरों को प्रस्थान करते हैं। यह काम इतनी भक्ति भावना से और पवित्रता से होता है कि इसे देखने के लिए अन्य धर्मों के लोग भी एकत्रित होते हैं। इस जुलूस में सभी वयस्क उजली धोती, उजला कुर्ता और गांधी टोपी लगाते हैं। यहाँ तक कि छोटे बच्चे भी गांधी टोपी लगाते हैं। यह त्यौहार मॉरिशस के मुख्य त्योहारों में से एक है। तो बच्चों, मॉरिशस के बारे में आपने जो जाना, उसे जानकर मुझे तो मॉरिशस जाने की इच्छा प्रबल होने लगी। अब आइए
हम कुछ प्रश्नों के माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं कि आपने इस पाठ को कितनी अच्छी तरह से समझ लिया है। तो सबसे पहला प्रश्न है कि लेखक ने मॉरिशस को छोटे पैमाने पर भारत क्यों कहा है। तो आपने देखा कि मॉरिशस की गलियों के नाम, वहाँ के मोहल्लों के नाम हमारे भारत के ही गली मोहल्लों के नाम पर रखे गए हैं। वहाँ की संस्कृति, वहाँ की भाषा, वहाँ का रहन सहन बिल्कुल भारत जैसा है, इसलिए लेखक ने छोटे पैमाने पर भारत कहा है। यहाँ तक कि वहाँ के आबादी का 67% भाग भारतीय मूल के लोगों का है, इसलिए लेखक ने छोटे पैमाने पर उसे भारत ही कहा है। दूसरा प्रश्न देखते हैं, मॉरिशस के उन सभी गली मोहल्लों के नाम बताइए जो अपने देश में भी हैं। तो आपने देखा कि कोलकाता, मुंबई, हैदराबाद, बनारस, गोकुल, ब्रह्मस्थान, ये सभी नाम हमारे देश में भी हैं और मॉरिशस में भी हैं, इसलिए ये सभी नाम मॉरिशस में भी हैं। अगला प्रश्न है कि मॉरिशस में किस चीज़ का प्रमुख व्यवसाय होता है। तो आपने पढ़ा भी अभी कि वहाँ पर एक खेती होती है, कृषि प्रधान द्वीप है और ईख की खेती होती है, इसलिए वहाँ का प्रमुख व्यवसाय चीनी उद्योग है। आइए अब इन प्रश्नों के बाद हम मुहावरों के बारे में जानते हैं। बच्चों, मुहावरे हमारी भाषा को आकर्षक, सुंदर और प्रभावशाली बनाते हैं। यह एक पूरा वाक्य न होकर एक वाक्यांश होता है जो वाक्य के बीच में प्रयोग होता है। इसका सामान्य अर्थ न होकर विशिष्ट अर्थ होता है। यह मुहावरों के द्वारा हम अपनी अभिव्यक्ति को कम शब्दों में अधिक से अधिक व्यक्त कर पाते हैं। देखिए, जैसे कि एक मुहावरा है आँख में धूल झोंकना, तो इसका सीधा सीधा अर्थ तो है कि आँख में धूल झोंक दिया, लेकिन नहीं, इसका ये अर्थ नहीं है। इसका अर्थ है धोखा देना। तो आइए इस पाठ के कुछ मुहावरे, उनके अर्थ और वाक्य प्रयोग को भी हम समझते हैं। पहला मुहावरा है लोभ का जगना, यानी लालच होना। मालिक की तिजोरी देखकर नौकर का लोभ जाग गया। दूसरा मुहावरा है सड़क छानना, यानी खोजबीन करना या मारा मारा फिरना। रमेश को नौकरी की तलाश में सड़क छाननी पड़ी। तीसरा मुहावरा है मोर्चे पर आगे बढ़ना, जिसका अर्थ है हिम्मत से काम लेना। दुश्मन की चालाकी देखकर भारतीय जवान मोर्चे पर आगे बढ़े। तो आपको मुहावरों का अर्थ और वाक्य में प्रयोग समझ में आ चुका है। चलिए अब बात करते हैं हम वाक्य विचार, यानी वाक्यों के बारे में। आप सभी इससे पहले भी वाक्य के बारे में पढ़ चुके हैं कि शब्दों के सार्थक समूह को, यानी शब्दों के समूह की ऐसी इकाई जिसका एक सार्थक अर्थ हो, उसे हम वाक्य कहते हैं। रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। पहला सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य और तीसरा मिश्र वाक्य। सरल वाक्य जिसमें एक क्रिया और एक उद्देश्य होता है। सरल वाक्य के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जैसे कि मीना स्कूल जाती है, तो ये एक सरल वाक्य हो गया। मीना उद्देश्य है और एक क्रिया है कि स्कूल जा रही है, तो ये एक सरल वाक्य का उदाहरण है। दूसरा है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य में 2 सरल वाक्यों को किसी संयोजक के द्वारा, जैसे किंतु, परंतु, लेकिन, जोड़ दिया जाता है। जैसे कि समझते हैं हम, मीना स्कूल जाती है, और एक दूसरा सरल वाक्य लेते हैं कि मीना पढ़ाई करती है। अब 2 सरल वाक्य हो गए, इन्हें हम जोड़ते हैं कि मीना स्कूल जाती है और पढ़ाई करती है। तो देखिए, और संयोजक का इस्तेमाल करके हमने 2 सरल वाक्यों को जोड़ दिया, तो ये वाक्य बन गया संयुक्त वाक्य। तीसरा वाक्य जो हमारा है वो है मिश्र वाक्य। ऐसा वाक्य जिसमें एक प्रधान उपवाक्य और उसके सहायक एक से अधिक उपवाक्य होते हैं, उन्हें हम मिश्र वाक्य कहते हैं। जिसका जहां
आदि लगाकर उपवाक्यों को जोड़ा जाता है। जैसे कि देखिए, पाठ का ही एक उदाहरण लेते हैं कि मॉरिशस वह देश है जहां की 67% आबादी भारतीय मूल की है। तो देखिए, मॉरिशस एक देश है, ये प्रधान उपवाक्य हो गया, और इससे जुड़ रहा है जहां की 67% आबादी भारतीय मूल की है। ये एक आश्रित उपवाक्य है जो कि जहां शब्द के द्वारा जुड़ रहा है। तो इस तरह के वाक्यों को हम मिश्रित उपवाक्य कहते हैं। आशा करती हूँ आप लोग को वाक्य और वाक्य के प्रकार समझ में आ गए हैं। आगे हम बात करते हैं द्वीपों के बारे में। आज हमने एक द्वीप का भ्रमण किया जिसका नाम था मॉरिशस। तो हम आज जान लें कि महाद्वीप, प्रायद्वीप और लघु द्वीप क्या होते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले महाद्वीप सागर तल से एक औसत ऊंचाई तक ऊपर उठे हुए पृथ्वी के बहुत बड़े भूभाग को हम महाद्वीप कहते हैं। महाद्वीपों के बारे में आपने भूगोल विषय में बहुत अच्छी तरह से समझा है। जैसे कि हमारा देश एशिया महाद्वीप में स्थित है। एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है और इसमें लगभग 48 देश हैं। तो इस तरह के द्वीप को महाद्वीप कहते हैं। दूसरा, प्रायद्वीप भूमि का वह भाग जो 3 तरफ से जल से घिरा हो और एक तरफ स्थल से जुड़ा हो, ऐसे भाग को हम प्रायद्वीप कहते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए हमारा देश भारत, जो कि 3 तरफ से, एक तरफ अरब सागर से, एक तरफ हिंद महासागर से और तीसरी तरफ बंगाल की खाड़ी से जुड़ा हुआ है, यानी 3 तरफ जल से घिरा हुआ है, और चौथी तरफ यानी उत्तर की तरफ हिमालय पर्वत है, इसलिए वो स्थल से जुड़ा हुआ है। तो हमारा देश भारत एक प्रायद्वीप है। तीसरा है लघु द्वीप, जिसके चारों ओर जल का विस्तार हो, यानी ऐसा स्थल का भूभाग जो चारों तरफ जल से घिरा हो, उसे हम द्वीप या लघु द्वीप कहते हैं। जैसे कि आज का हमारा देश था मॉरिशस, जो कि एक लघु द्वीप था। तो आपको महाद्वीप, प्रायद्वीप और द्वीप स्पष्ट हो गए हैं। अब हम बात करेंगे कुछ शब्दों की, कुछ नए शब्दों का हम निर्माण करेंगे। तो देखिए, पहला शब्द यहाँ पर बन रहा है तुच्छ, धन अति, धन तुच्छ, और इससे मिलकर एक नया शब्द बन जाता है तुच्छाति तुच्छ, जिसका अर्थ है तुच्छ से भी तुच्छ, यानी छोटे से भी छोटा। तो इसी प्रकार हम निम्नलिखित शब्दों से कुछ नए शब्दों का निर्माण करेंगे। देखिए, दीर्घ, धन अति, धन दीर्घ बराबर दीर्घाति दीर्घ। इसी तरह न्यून शब्द है, इसमें हम अति जोड़ेंगे, उसके बाद फिर न्यून जोड़ेंगे और नया शब्द हमारा बनेगा न्यूनाति न्यून। अगला शब्द है उच्च, क्या जोड़ेंगे? बिल्कुल सही, अति धन न्यून। तो हमारा शब्द क्या बनेगा? बिल्कुल सही बता रहे हैं आप लोग, न्यूनाति न्यून। सूक्ष्म, धन अति, धन सूक्ष्म, हमारा शब्द बन जाएगा सूक्ष्माति सूक्ष्म। तो हमने कुछ शब्दों को बनाना सीखा। अब हम बात करेंगे बच्चों कुछ विदेशी शब्दों की। हम बातचीत करते समय अपनी भाषा में बहुत से विदेशी शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और इतना बेधड़क करते हैं कि हम जान ही नहीं पाते हैं कि ये शब्द हमारी भाषा के हैं या दूसरी भाषाओं से आए हुए शब्द हैं। आइए, इस पाठ में भी कुछ ऐसे शब्द आए हैं जो हमारी भाषा के नहीं हैं। तो आइए कुछ शब्दों को हम देखें और उन्हें छांटें कि उसमें से कौन से शब्द अंग्रेजी भाषा के हैं, कौन से शब्द अरबी भाषा के हैं और कौन से फारसी के। देखिए, वो शब्द हैं इजाज़त, सर्विस, एयर इंडिया, पैमाना, नेशनल पार्क, नज़र, रकबा, क्रिस्तान, मोटरों, बाकी, बखूबी और पिकनिक। तो आप लोग पढ़ के समझ गए होंगे कि अंग्रेजी के शब्द हैं एयर इंडिया, नेशनल पार्क, सर्विस, क्रिस्तान, मोटरों और पिकनिक, और अरबी के शब्द हैं इजाज़त, नज़र और रकबा। फारसी के शब्द हैं बाकी, बखूबी और पैमाना। तो आपने इन 3 तरह के शब्दों को अलग अलग छांट कर देख लिया। अब हम बात करेंगे अपने पाठ याद
की यात्रा से उसकी अभ्यास प्रश्न की। देखिए ये कुछ खाली स्थान है जिसके शब्द यहाँ पर जो खाली स्थान में उत्तर आना है वो दिया गया है। आपको सही सही इसमें खाली स्थान को भरना है। पहला है मॉरिशस की जनसंख्या के खाली स्थान प्रतिशत लोग भारतीय मूल के हैं। तो अभी आपने पाठ में पढ़ा कितने प्रतिशत लोग भारतीय मूल के हैं, बताइए उत्तर आपको ज्ञात होगा। बिल्कुल सही 67%। तो यहाँ पर हम 67% को भर देंगे। दूसरा है मॉरिशस में भारतीय संस्कृति की रक्षा का काम तुलसीदास जी की खाली स्थान ने किया है। तो बताइए आपको उत्तर पता हो गया है कि तुलसीदास की किस किताब ने संस्कृति की रक्षा की। बिल्कुल सही, रामचरित मानस ने। तो इस खाली स्थान में हम इसको भर देंगे। अगला है मॉरिशस की दूसरी जनभाषा कौन सी है? बिल्कुल ठीक, सही बता रहे हैं आप लोग, भोजपुरी को ही मानना पड़ेगा। इसके बाद हम क्रियापदों को जानते हैं कि क्रियापद और संज्ञापद क्या हैं। तो एक अनुच्छेद दिया हुआ है जिसको हम पढ़ के उसमें क्रियापद और संज्ञापदों को अलग अलग छांटेंगे। देखिए मॉरिशस में ईख की खेती और उसके व्यवसाय को जो सफलता मिली है वह भारतीय वंश के लोगों के कारण मिली है। सारा मॉरिशस कृषि प्रधान द्वीप है क्योंकि चीनी वहां का प्रमुख अथवा एकमात्र उद्योग है। ये एक अनुच्छेद है, इसमें संज्ञा पद और क्रियापदों को हमें छांटना है। तो देखिए मिली है शब्द अनुच्छेद में 2 बार आया है जो कि एक क्रियापद है। और इसके बाद मॉरिशस, ईख, खेती, व्यवसाय, भारतीय वंश, कृषि, द्वीप, चीनी, उद्योग आदि संज्ञा पद हैं। तो आपने इसमें संज्ञा और पद और क्रियापदों को भी समझ लिया है। अब हम बात करेंगे कुछ आवश्यक बातों की, कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों की। तो बच्चों चीनी विश्व की सभी भाषाओं में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है, यानी विश्व की सभी भाषाओं में चीनी भाषा बोलने वालों की संख्या सर्वाधिक है, सबसे अधिक है। दूसरी जानकारी जो है वो ये है कि रामधारी सिंह दिनकर को सन 1559 में साहित्य अकादमी पुरस्कार और सन 1972 ईस्वी में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तीसरी जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो ये है कि संविधान की 86वें संवैधानिक संशोधन में मूल अधिकार के अनुच्छेद 21 क को शामिल किया गया है, जिसके अनुसार राज्य के 6 से 14 वर्ष के सभी लोगों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अनुबंध करेगा। तो इसके साथ ही हम अपने पाठ के अंतिम चरण में पहुंच चुके हैं। तो चलते चलते कुछ काम आपके लिए जो स्वयं आपको अपनी कलम से करना है। तो बच्चों सबसे पहला काम है कि आपने अपने माता पिता के साथ किसी स्थान की यात्रा तो जरूर की होगी। उस यात्रा, उस स्थान की विशेषताओं के साथ उसका आपको वर्णन करना है। और दूसरा प्रश्न, विभिन्न त्योहार, हमारे देश त्योहारों का देश है जहाँ बहुत से त्योहार मनाए जाते हैं, जैसे कि दशहरा, दिवाली, ईद, क्रिसमस। तो इस तरह के कुछ त्योहारों के जैसे दशहरा, दिवाली, कांवड़ यात्रा के आपको चित्र एकत्रित करने हैं और उसे अपनी कार्य पुस्तिका में संकलित करना है। तीसरा प्रश्न है कि आपको यदि अवसर मिले तो आप किस देश की यात्रा करना चाहेंगे और क्यों करना चाहेंगे, इसके बारे में भी आपको 10 लाइनें लिखनी हैं। तो आज की कक्षा में बच्चों इतना ही। अगली कक्षा में अगले पाठ के साथ हम फिर मिलेंगे। आज की कक्षा में प्रतिभाग करने वाले सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। आइए मिशन प्रेरणा से जुड़कर आप भी